नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप पवार, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय मृदा महाविद्यालय नागौर। तो आज जो अपन छोटा सा टॉपिक करेंगे उसका नाम है राजा राम मोहन राय। समाज सुधार का जो भारत में आंदोलन हुआ उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत है राजा राम मोहन राय। बहुत इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में अक्सर इससे संबंधित सवाल आते हैं। तो राजा राम मोहन राय को प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है भारत का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समाज सुधार का कार्य सर्वप्रथम उसकी शुरुआत की थी राजा राम मोहन राय ने, और इसको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। तो उसका कारण आप समझ चुके हो। समाज सुधार की जो प्रथा है सबसे पहले इसने भारत में शुरू की थी। ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। फिर इसने कौन कौन से मुद्दे उठाए? ये मुद्दे कॉमन है, विवेकानंद ने भी उठाए हैं, अन्य समाज सुधारकों ने भी उठाए हैं। उनमें से एक है मूर्ति पूजा। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, आइडियोलेट्री। आपको पता है किन कारणों से इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया? क्योंकि इससे कर्मकांड बहुत अधिक बढ़ता है जब मूर्ति पूजा का प्रचलन होता है, और ब्राह्मण वर्ग या पुजारी वर्ग का दबदबा समाज में स्थापित हो जाता है और शोषण करना शुरू कर देते हैं अन्य लोगों का। और इसके बाद उसने जो अगला मुद्दा उठाया वो अंधविश्वास है, कॉमन चल रहा है सभी के अंतर्गत। भारत में अंधविश्वास हटाने का इसने प्रयास किया। जाति प्रथा एक बहुत ही बड़ी कुरीति रही है जो प्राचीन काल से लेके अब तक भारत में विद्यमान रही है, और अभी तक हम इसका समाधान नहीं निकाल सके। क्योंकि हम देखते हैं कि जो वोट डाले जाते हैं आज के समय में इलेक्शन में, वो जाति के आधार पर डाले जाते हैं। तो आज के समय भी आवश्यकता है कि जाति प्रथा का खात्मा करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। अब इसने और कौन से मुद्दे उठाए जो अन्य समाज सुधारकों ने जिसकी तरफ कम ध्यान दिया? उसमें से सती एक बहुत बड़ी कुरीति थी भारतीय समाज की, और उसको उसने हटाने का पूर्ण प्रयास किया, सती। और इसके अलावा वो किस चीज़ में यकीन रखता था? इंग्लिश एजुकेशन। राजा राम मोहन राय के अनुसार वेस्टर्न जो एजुकेशन है, पश्चिमी शिक्षा है, उसको भारत में लागू किया जाना चाहिए, जिससे जो पश्चिमी विचार है वो भारतीयों के मन के अंदर भी आ जाए। फिर राजा राम मोहन राय का धर्म के प्रति क्या नज़रिया था? हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिलीजन। उसका यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव था। यूटिलिटेरियन का मतलब है उपयोगितावादी दृष्टिकोण। कोई भी चीज़ है वो कितनी उपयोगी है, इसको अपन यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। तो जो धर्म है उसका हमें परीक्षण केवल उसमें पाए जाने वाले सत्य या आध्यात्म के आधार पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी भी धर्म का परीक्षण हमें उसका परीक्षण उसकी सामाजिक उपयोगिता के आधार पर करना चाहिए। यहाँ पे उपयोगिता वाले दृष्टिकोण स्पष्ट दिख रहा है ना। तो उसका धर्म के प्रति जो नज़रिया था वो यूटिलिटेरियन एटीट्यूड का था। और फिर इसने राजा राम मोहन राय ने 1829 में आत्मीय सभा का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आत्मीय सभा आपने सुना होगा ना, 1829। ईयर भी इम्पोर्टेंट है, किसने किया वो भी इम्पोर्टेंट है, इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है। फिर 1828 में, एक साल पहले, ब्रह्म समाज की स्थापना की। आप सबको पता है, ईयर भी इम्पोर्टेंट है, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के। फिर वो एक एंग्लिसिस्ट था एजुकेशन में। एंग्लिसिस्ट का मतलब क्या है? जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में करना चाहता था उनको एंग्लिसिस्ट कहा जाता था, आंग्लवादी। और दूसरे होते थे ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट में ऐसे अंग्रेज आया करते थे उस समय के अंतर्गत जो भारत में शिक्षा का प्रसार भारतीय भाषाओं में ही चाहते थे, यानी भारत की जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है उसको आगे प्रमोट करना चाह रहे थे वो। लेकिन राजा राम मोहन राय आंग्लवादी था। इसके अनुसार अगर अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार भारत में होगा तो जो भारतीयों की थिंकिंग है वो बहुत अधिक लिबरल बनेगी। क्योंकि राजा राम मोहन राय को पता लगा अंग्रेजी शिक्षा आएगी तो मैथ्स आएगी, साइंस आएगी, लोग इंजीनियरिंग कर सकेंगे, बायोलॉजी कर सकेंगे, डॉक्टर बन सकेंगे। इन कारणों से राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा के महत्व को समझा। और इसी क्रम में एक फैक्ट भी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए, आंसर में भी लिख सकते हो। इसी क्रम में, क्योंकि वो आंग्लवादी था, कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जा रही थी, उसका इसने विरोध किया। ही अपोज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ संस्कृत कॉलेज इन कैलकाटा। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के बारे में राजा राम मोहन राय का क्या नज़रिया था? इसके अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण की उस समय अत्यधिक आवश्यकता थी, और जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो संपत्ति का अधिकार है, महिलाओं को दिया जाना चाहिए। आपको पता है
बहुत लंबे समय तक महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया। 2005-6 में भारत में कानून बनाया जिसके अंतर्गत महिलाओं को बराबर का कानूनी अधिकार दिया गया संपत्ति में। बहुत लंबे समय तक इनको संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया। तो जो लड़ाई है राजा राम मोहन राय ने बहुत पहले शुरू की थी, वो कब जाके खत्म हुई है? 2005-6 में, जब वो नया कानून आया। तो कितना संघर्ष करना पड़ता है सामाजिक मुद्दों को भारत में उसमें सुधार करने के लिए, आप समझ सकते हैं। अब दूसरा इसमें क्या फैक्ट दे रखा है, राजा राम मोहन राय ने सती का विरोध किया बेशक, लेकिन सती का सॉल्यूशन क्या दिया उसने सती का सॉल्यूशन दिया असेटिक विडोहुड। ये किसी किताब में एज इट इज़ लिखा हुआ है और उसमें एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ है, असेटिक विडोहुड। असेटिक विडोहुड का मतलब क्या है कि वो महिला है, सती तो नहीं होगी लेकिन उसको विडो बन के रहना पड़ेगा, मतलब साधारण जीवन उसको जीना पड़ेगा। एक तरीके से विधवाश्रम है, वहाँ पे उसको रहना पड़ सकता है। तो उसने उसका सती का सॉल्यूशन दिया असेटिक विडोहुड। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे नकारात्मक झलकता है राजा राम मोहन राय के बारे में, लेकिन वो अपनी परिस्थितियों का ही प्रोडक्ट था। जो भी उसने सुधार किया एक दायरे के अंतर्गत उसने करने की कोशिश की। कोई भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल के सुधार कोई भी नहीं कर सकता है, बदलाव कोई भी नहीं कर सकता। अपनी परिस्थितियों से सभी लोग सीमित होते हैं, लेकिन फिर भी जो उसने उस समय में कदम उठाए हैं वो अत्यधिक प्रभावशाली रहे हैं। उस तरह का समाज सुधार का कार्य, उस स्केल का समाज सुधार का कार्य उस समय कोई अन्य नहीं कर सका। अब दूसरा इसमें लिखा हुआ है वो अपने आप को रैशनलिस्ट समझता था। रैशनलिस्ट मतलब तार्किक। बहुत सारे समाज सुधारक रैशनलिस्ट थे। तार्किक का मतलब ये कि सही प्रकार से उनके मन में विचार आ रहे हैं, जो चीज़ जिस तरीके से होनी चाहिए उसको उसी तरीके से लेना, तर्क के आधार पर क्या वास्तव में होना चाहिए उस चीज़ पे यकीन करना। तो वो अपने आप को एक रैशनलिस्ट समझता रहा, यानी वो तर्क पे यकीन करता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी इसने स्क्रिप्चर्स का इस्तेमाल किया। स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? स्क्रिप्चर्स का मतलब है जो पुरानी धार्मिक किताबें उनका इस्तेमाल किया। लेकिन इसका इस्तेमाल उसने हिंदू सोसाइटी, जो भारत का समाज था, उसमें सुधार करने के लिए उसने स्क्रिप्चर्स का इस्तेमाल किया। यानी उसने वेद पुराण इसको पढ़ा, इसकी व्याख्या की, उसमें से अच्छी अच्छी बातें निकाली और जो आज के समय के समाज में जहाँ जहाँ उनकी उपयोगिता है उसको लोगों के सामने रखा। यानी धार्मिक, प्राचीन भारत की जो धार्मिक किताबें उनका उपयोग समाज में सुधार हेतु उसने किया। फिर राजा राम मोहन राय के अनुसार जो वेदांत फिलॉसफी है, जो वेदांत का दर्शन है, उस पर उसने पूर्ण रूप से यकीन किया। उसके अनुसार वेदांत दर्शन में सारी अच्छी बातें लिखी हुई जिसका अनुसरण करना चाहिए। फिर उपनिषद में उसको यकीन था। देखो स्क्रिप्चर्स में किस किस चीज़ों पे उसने यकीन किया, किस किस चीज़ों में यकीन नहीं किया। उसने वेदांत दर्शन पे यकीन किया, उसने उपनिषदों पे यकीन किया। यानी जो भी कंटेंट है उपनिषद का वो बहुत अधिक तार्किक है और उसको लोगों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो संहिता है, संहिता यानी जो वेद है, संहिता है, उसके ऊपर उसका नकारात्मक ओपिनियन था। यानी संहिता पे उसको इतना अधिक यकीन नहीं था। तो उसने मुख्य आधार बनाया अपनी शिक्षा का वेदांत दर्शन और उपनिषद का। फिर इसने अनेक प्रकार की किताबें भी लिखी, क्योंकि एक बहुत बड़ा ज्ञाता था राजा राम मोहन राय ने। उसने अनेक प्रकार के धर्मों का परीक्षण किया, उसको पढ़ा, उसको समझा और उससे संबंधित अनेक किताबें लिखी है। उसकी एक किताब थी तुहफत उल मुवाहिदीन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है असली का, तुहफत उल मुवाहिदीन। इसमें इसने सभी धर्मों को एनालाइज किया, उनका विश्लेषण किया, सभी धर्मों को इन रीजन एंड यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव, यानी उपयोगितावादी दृष्टिकोण से इन सभी धर्मों का परीक्षण किया। यानी वो धर्म आज के समय में कितने समाज में उपयोगी हैं। और इसमें अपन आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने प्रेस की फ्रीडम पे भी यकीन रखा है। प्रेस मतलब जो उस समय अखबार निकाले जाते थे, जो मैगजीन्स, पत्र पत्रिका छापी जाती थी, उन लोगों को पूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। क्योंकि राजा राम मोहन राय उसके पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है, इसके राजनीतिक विचार है, जिसके अंतर्गत आ रहा है कि उसने प्रेस की फ्रीडम में यकीन किया, प्रेस को प्रमोट करने का कार्य किया। क्योंकि वो खुद पत्रकारिता किया करता था, उसने खुद ने किताबें लिखी है, उसने खुद ने पत्र पत्रिकाएँ निकाली है। राजा राम मोहन राय के अनुसार अगर किसी भी समाज में प्रेस को पूर्ण फ्रीडम दे रखी है, तभी एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का गठन किया जा सकता है। सिविलाइज्ड का यहाँ पे क्या मतलब है? सभ्य समाज का गठन तभी किया जा सकता है जब प्रेस को पूर्णतः आज़ादी मिले। और अपन राजनीतिक विचारों के बारे में बात करते हैं। राजा राम मोहन राय जनता के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को बढ़ाना चाहता था। सिविल और पॉलिटिकल राइट क्या हैं? जो राजनीतिक अधिकार लोगों को मिलने चाहिए, जैसे वोट का अधिकार हो गया, अन्य अधिकार हो गया, उनकी हिमाकत की राजा राम मोहन राय ने।
फिर पॉलिटिकल ओपिनियन के अंतर्गत उसने किस पे बल दिया? इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। जो भारत की सिविल सेवा थी ब्रिटिश के अंतर्गत, उसका इंडियनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सिविल सेवा में अधिकतर अंग्रेज़ों को भर्ती किया करते रहो, खूब सारी पाबंदियाँ लगा रखी थी भारतीयों को ताकि वो सिविल सर्विसेज के अंतर्गत शामिल नहीं हो सके। तो इंडियनाइजेशन चाहता रहे, यानी भारतीयों को भी आज़ादी मिले, उनको भी शामिल किया जाए सिविल सर्विसेज में, उनको भी मौके मिले सिविल सर्विसेज में शामिल होने के लिए। फिर राजा राम मोहन राय जो न्यायिक सेवा थी उसके अंतर्गत भी वो समानता चाह रहा था, यानी भारतीयों को समान अधिकार मिले सिविल सर्विसेज में शामिल होने के लिए और न्यायिक सेवा में शामिल होने के लिए। राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा को सही नहीं माना है, उसका उसने कारण भी दिया है, क्योंकि जाति प्रथा पर अगर अंकुश लगता है तो समाज में विविधता बढ़ेगी। अगर जाति प्रथा पे अंकुश लगता है तो समाज में विविधता बढ़ेगी। राजा राम मोहन राय के अनुसार जो जाति प्रथा थी उसके कारण क्या होता है, समाज में अत्यधिक डिसयूनिटी आती है। विविधता नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, डिसयूनिटी है। जहाँ पे भी जाति प्रथा होगी वहाँ पे उसके कारण समाज में एकता स्थापित नहीं हो सकती, अलग अलग कास्ट में लोग बट जाएंगे और इस कारण क्या होता है, अल्टीमेटली लोगों की जो राष्ट्रीय भावनाएं होती है वो उसकी शुरुआत नहीं हो सकती जाति प्रथा के कारण। आप समझ रहे हो, क्योंकि समाज में डिसयूनिटी आ चुकी है कास्ट सिस्टम के कारण। इस कारण लोग एक नेशनल स्केल पे सोच ही नहीं पाते, अपने जाति के अंदर ही वो लिमिट होके रह जाते हैं। तो इसलिए जाति प्रथा में सुधार राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। आज के समय में आप कहीं पर भी जाति प्रथा के बारे में लिखोगे तो ये पॉइंट इसमें आराम से डाल सकते हो, राजा राम मोहन राय के क्या विचार थे जाति प्रथा का और उसने क्यों उसका विरोध किया, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए जाति प्रथा का खत्म होना अत्यधिक आवश्यक है। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं जो भारत की जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं, जो नेशनल कॉन्शियसनेस है, उसको उसकी शुरुआत करने वाला राजा राम मोहन राय है। तभी उसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि जो भारत की जो राष्ट्रीय चेतना है उसकी शुरुआत करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। ये सारे के सारे पॉलिटिकल ओपिनियन है, पहले रिलीजियस ओपिनियन आए हैं इसके, पॉलिटिकल ओपिनियन आ रहे हैं इसके। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राजा राम मोहन राय चाहता था कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में आपस में अच्छे संबंध बने रहे, उनके बीच में कोऑपरेशन रहे। और यही थिंकिंग टैगोर की रही है, रविंद्रनाथ टैगोर की भी यही थिंकिंग रही है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच अंतर संबंध काफ़ी अच्छे बने रहे, उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं हो, कोई युद्ध नहीं हो। अब इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन राय वो किस वर्ग के था, वो जमींदारी वर्ग का था, यानी जमींदारी क्लास से वो आता था और वो उच्च वर्ग का था। उसके बावजूद भी उसने जमींदारी प्रथा को अपोज किया। आप समझ रहे हो, अपने वर्ग के हितों के भी अगेंस्ट में गया वो समाज में सुधार करने हेतु, क्योंकि जो जमींदारी का वर्ग था उनको अनेक प्रकार की प्रिविलेज दी थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जो जमीन था उसका स्वामी बना दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा जमींदारों को। वो जमींदार वर्ग था, उसके बावजूद भी उसने जमींदारी प्रथा जो अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई, आपको पता है ना, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी जो परमानेंट सेटलमेंट है उसका उसने विरोध किया। फिर राजा राम मोहन राय मुक्त व्यापार की नीति को अपनाना चाहता रहा। मुक्त व्यापार की नीति क्या है कि सभी देशों को समान अधिकार मिलना चाहिए व्यापार करने हेतु। एक राष्ट्र में जितनी भी कंपनियां हैं उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का भी समान अधिकार मिलना चाहिए, यानी एकाधिकार नहीं होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए ट्रेड में, उसको फ्री ट्रेड कहा जाता है। तो जो राजा राम मोहन राय वो फ्री ट्रेड के अगेंस्ट में था, उसके विरोध में था फ्री ट्रेड के। क्या कारण है, क्योंकि फ्री ट्रेड वही चीज़ है जिसका अपन कह सकते हैं, जिसका आर्गूमेंट दे के, जिसका बहाना बना के अंग्रेज़ों ने भारत में धीरे धीरे अपना राज कायम किया कि हमें फ्री ट्रेड मिलना चाहिए, जिसके तहत जो हमें फ्री ट्रेड की आज़ादी मिलनी चाहिए, जिसके कारण जो ब्रिटिश सरकार में जो वहाँ पे ब्रिटेन में जो कंपनियाँ हैं ब्रिटेन की, वो अच्छे से व्यापार भारत के साथ कर सके, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, उसको भारत में निर्यात करके बड़ी संख्या में बेच सके, जिससे क्या होगा, भारत के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ की इंडस्ट्रीज है, वो बर्बाद हो जाए। तो राजा राम मोहन राय इस चीज़ को समझ चुका था, इसलिए उसने मुक्त व्यापार को अच्छा नहीं समझा और उसने उसका सोल्यूशन क्या दिया, मुक्त व्यापार की बजाय हमें किस पे फोकस करना चाहिए, मॉडर्न कैपिटलिज्म यानी आधुनिक पूंजीवाद पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक उद्योग धंधों को बढ़ावा देना चाहिए,
मुक्त व्यापार की बजाय, क्योंकि मुक्त व्यापार के कारण भारत को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। मुक्त व्यापार एक इकोनॉमिक आर्गुमेंट था अंग्रेजों के पास, जिसके कारण उन्होंने भारत में अपना आर्थिक सत्ता कायम की, अपनी राजनीतिक सत्ता कायम की। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी राजा राम मोहन राय के विचार थे काफ़ी अधिक लिबरल थे, लोकतांत्रिक विचार थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी, क्योंकि जब रेवोल्यूशन इन स्पेनिश अमेरिका, जब स्पेनिश अमेरिका में क्रांति हुई तो उसका पूर्ण रूप से समर्थन किया। 1823 में स्पेनिश अमेरिका में क्रांति हुई थी, जिसका राजा राम मोहन राय ने पूर्ण समर्थन किया। अपन उदाहरण दे रहे हैं, पहले अपन ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लिबरल सोच वाला व्यक्ति था। कैसे सोच वाला व्यक्ति था? क्योंकि उसने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे देशों में जो क्रांति हुई है उसका पुरजोर समर्थन किया। फिर राजा राम मोहन राय के अनुसार जो धार्मिक और आर्थिक मुद्दे हैं उसके साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है जो सामाजिक और धार्मिक मुद्दे हैं उसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसने किए हैं उनको शामिल, क्योंकि अपन देख रहे हैं ना पॉलिटिकल इश्यूज में उसने सिविल राइट्स के बारे में बात की है, आर्थिक मामले में उसने कहा कि मुक्त व्यापार की नीति अच्छी नहीं है। कहने का मतलब उसने समग्र रूप से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पे उसने बात की, तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसने अपने विचारों को लोगों के सामने रखा है। फिर राजा राम मोहन राय का ये भी कहना था कि जो पश्चिमी विचार हैं, जो जितने भी पश्चिमी विचार हैं, अच्छे विचार हैं, जितने भी भारतीयों के विचार हैं, जो भारत देश के विचार हैं, उनमें आपस में समागम होना चाहिए। जो भी अच्छी चीज़ अपन वेस्ट से, पश्चिम देश से ले सकते हैं उसको हमें लेना चाहिए, और जो अच्छी चीज़ भारत है दूसरे देशों को दे सकता है वो उनको देनी चाहिए। तो आपस में समागम के बारे में राजा राम मोहन राय ने बात की है। फिर जो पत्रकारिता थी, जो इंडियन जर्नलिज्म था, जो भारत की पत्रकारिता थी, उसमें शुरुआती प्रयास करने वालों में से राजा राम मोहन राय का नाम आता। ही पायोनियर्ड इंडियन जर्नलिज्म, यानी जो शुरुआत के अंदर इसने उसको काफ़ी अधिक बढ़ावा दिया। मतलब इसका जन्म हुआ, जो भारतीय पत्रकारिता का जन्म हुआ, उसके पीछे राजा राम मोहन राय का अत्यधिक प्रभाव रहा है। अब इसमें उदाहरण दे रखे हैं, इसने कई मैगजीन छापी है। संवाद कौमुदी, संवाद कॉमेडी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। संवाद कॉमेडी और मिराट उल अखबार, ये पत्रकारिता से संबंधित इसने कार्य किए हैं। मिराट उल अखबार एक प्रकार का अखबार था, संवाद कॉमेडी एक प्रकार, संवाद कौमुदी एक प्रकार की मैगजीन थी। और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इसने इन पत्रिकाओं को न केवल अंग्रेजी बल्कि वर्नाकुलर भाषाओं में भी उसने प्रेषित किया, यानी उसको भारत की स्थानीय भाषाओं का भी महत्व पता था। हालांकि उसका जो वो अंग्रेजी भाषा में यकीन करता रहा, पश्चिमी शिक्षा में यकीन करता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने वर्नाकुलर प्रेस के महत्व को समझा। अब एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है राजा राम मोहन राय का, जिसको आप कहीं पे कोट कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। इंडिया नीड मैनी मोर ईयर्स ऑफ इंग्लिश डोमिनेशन सो दैट शी माइट नॉट हैव मैनी थिंग्स टू लूज व्हाइल शी रिक्लेमिंग हर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। अब इसका मतलब क्या है? भारत को अभी कई और साल चाहिए ब्रिटिश सत्ता के, समझ गए? अभी ब्रिटिश सत्ता का राज कई सालों तक भारत में कायम होना चाहिए। इसके कारण क्या होगा, जब भारत को आज़ादी मिलेगी तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जितना लंबा ब्रिटिश सरकार भारत में रहेगी उतना अधिक फायदा भारत को रहेगा। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अंग्रेज़ भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते रहे, अंग्रेज़ भारत में लोकतंत्र का प्रचार प्रसार कर सकते रहे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है दुनिया के अंदर। डेमोक्रेसी की शुरुआत ब्रिटेन में हुई है। ये राजा राम मोहन राय के विचार थे, लेकिन वास्तव में ऐसा कभी हुआ नहीं। अंग्रेज कभी भी भारत में लोकतंत्र नहीं लाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे हम दोष राजा राम मोहन राय का नहीं दे सकते हैं, क्योंकि राजा राम मोहन राय का समय कब है? 1820s 1830s, बहुत पहले की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसमें भारत का निर्माण एक राष्ट्र के रूप में हुआ ही नहीं था। 1857 के बाद हम कह सकते हैं धीरे धीरे भारत का एक राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ, क्योंकि राजा राम मोहन राय के पास में दो चॉइसेस थे। एक तो अंग्रेज हैं जो भारत में लोकतंत्र ला सकते हैं, रूल ऑफ लॉ ला सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने अपने देश में इन नियमों को स्थापित किया। दूसरी तरफ राजा राम मोहन राय के सामने थे भारत के राजा रजवाड़े, जो भारत को दोबारा सामंती युग में ले जाते हैं। आप समझ रहे हो बात को? उसका कंसर्न क्या था कि भारत आधुनिक राष्ट्र बने, क्योंकि ब्रिटेन लोकतंत्र ला सकता था, इसलिए इसने ब्रिटिश सरकार की हिमायत की। लेकिन वहाँ पे गलत नहीं था। परिस्थितियों के अनुसार
उसका ब्रिटेन को सहयोग देना बिल्कुल सही था, क्योंकि उस समय भारत का निर्माण एक राष्ट्र के तौर पे हुआ नहीं था। भारत का निर्माण हुआ है 1857 के बाद में। जब 1857 की क्रांति हुई है, उसके बाद पोस्टल सिस्टम आया है नेशनल लेवल पे, रेलवे का गठन हुआ है भारत में, जब एक प्रकार के सिविल और क्रिमिनल कानून बने पूरे भारत में लागू हुए। पहले तो अलग अलग नियम हुआ करते रहे अलग अलग क्षेत्र के, उसके बाद भारत का एक राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ है। तो उस समय नेशनल फीलिंग इतनी थी नहीं राजा राम मोहन राय के समय में, लेकिन फिर भी इसने एक आधार तैयार कर लिया, धर्म में सुधार करके, राजनीति में सुधार के प्रयास करके, जिससे क्या होगा भविष्य में अगर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आता है तो लोग पूर्ण रूप से परिपक्व हो, क्योंकि अपने समाज में सुधार कर चुके हैं, वो अपनी संस्कृति में सुधार कर चुके हैं। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा है भारत का, उसका आधार इन समाज सुधारकों ने तैयार किया। ये बात बार बार आती है, चाहे विवेकानंद हो, चाहे राजा राम मोहन राय, आधार इन्होंने तैयार किया। इनके बिना अगला चरण आ नहीं सकता रहा, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब इसमें लिखा हुआ ही एंडोर्स्ड ब्रिटिश रूल एज इट्स हिस्टोरिकल रोल इन फ्यूडल ऑर्डर इन द डाउनफॉल ऑफ फ्यूडल ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, उसने, जो मैं कह रहा हूँ, ब्रिटिश सरकार की हिमायत, उसने ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि वो भारत में सामंती युग का अंत चाहता था। और बात सही है, राजा रजवाड़ों का जो रूल है, जो सामंती युग है, वो शोषण से भरा हुआ है। राजा भी जनता का शोषण किया करता रहा, उसमें भी किसानों का अत्यधिक शोषण होता था, जनता को कोई अधिकार नहीं थे, कोई लोकतंत्र नहीं था, राजा का बेटे ही राजा बना करता रहा। इस व्यवस्था के राजा राम मोहन राय सख्त खिलाफ थे। उसे पता था अगर भारत में भविष्य में लोकतंत्र स्थापित होगा तो उसकी शुरुआत धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा ही की जाएगी, और वो सही भी था। हालांकि अंग्रेजों की इंटेंशन भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की नहीं थी, लेकिन आने वाले समय में जब प्रोटेस्ट हुए, विरोध हुए, तो धीरे धीरे फेज्ड मैनर में अंग्रेजों को भारत में लोकतंत्र धीरे धीरे लागू करना पड़ा। जैसे आप संसद का गठन करना पड़ा, उसमें पहले नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, इसको गवर्नर नॉमिनेट करता रहा, फिर धीरे धीरे प्रोटेस्ट के साथ 10-10, 15-15 साल के बाद थोड़े थोड़े राजनीतिक अधिकार अंग्रेजों ने दिए हैं। आप जितने भी एक्ट देखोगे ना, चाहे 1773 का एक्ट हो, 1909 का एक्ट हो, 1935 का एक्ट हो, हर एक में इजाफा हो रहा है। भारतीयों के अधिकार कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं, लेकिन हमेशा भारतीयों ने और अधिकारों की मांग की, हमें पूर्ण राजनीतिक अधिकार चाहिए। तो अपनी सोच में राजा राम मोहन राय बिल्कुल भी गलत नहीं था। He was discharging his responsibility in tune with his historical requirement of his role in particular context of India's growth under particular circumstances। कहने का मतलब ये है कि he was product of his own circumstances। अपने परिस्थितियों से बाहर निकल के कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अगर उसने अंग्रेजों को सपोर्ट किया, उसके पीछे उस समय की परिस्थितियों को अपन जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि उस समय इतना आगे जाके कोई सोच भी नहीं सकता था। तो समझ रहे बात को, ही वाज सिंपली प्लेइंग हिज हिस्टोरिकल रोल इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें यही बात लिखी है जिसको मैं बार बार बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। इट इज़ हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट टू सी दैट ही वाज प्रो इम्पीरियलिस्ट। ये ऐतिहासिक तौर पे गलत होगा अगर अपन राजा राम मोहन राय को प्रो इम्पीरियलिस्ट समझते हैं। प्रो इम्पीरियलिस्ट का मतलब क्या है कि वो साम्राज्यवाद का सपोर्टर था, ये कहना गलत होगा। एज नेशन डिड नॉट एक्वायर द कैरेक्टर ऑफ लेटर पीरियड। वही बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय में भारत का गठन हुआ नहीं था, भारत एक राष्ट्र का गठन उस समय में हुआ नहीं था, जो आगे चल के हुआ है। हिज रोल टू सपोर्ट ब्रिटिश बोथ हिस्टोरिकली कंडीशनड एंड टेक्सचर्ड, यानी अपने जो ऐतिहासिक उसको उस समय जो परिस्थितियाँ मिली है उसी में राजा राम मोहन राय ने कार्य किया। अपन उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो ब्रिटिश रूल है उसको अच्छा समझा है। ही ऑथर्ड हिस्टोरिकल रोल इन बेस्ट पॉसिबल वे। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उसने समाज सुधार का कार्य बहुत अधिक किया है, अपने समय से आगे निकल के किया है समाज सुधार का कार्य। आप समझ रहे हो। ही ऑथर्ड हिस्टोरिकल रोल इन बेस्ट पॉसिबल वे, शो एस्पिरेशन ऑफ मिडिल क्लास सीकिंग इन सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। सो ही शोज, इसका मतलब यह है जो राजा राम मोहन राय है उसने मध्यम वर्ग की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया है। आप समझ रहे हैं, उस समय में मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि जितने भी समाज सुधारक आए हैं वो सारे के सारे उच्च वर्ण हैं, मध्यम वर्ग से ही निकल के आए हैं। और जो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा है उसको लीड करने वाले सारे नेता मध्यम वर्ग से निकल के आए हैं।
अपर मिडिल क्लास से निकल के आए हैं। तो मिडिल क्लास की जो आकांक्षाएं थी उस समय में, वो राजनीतिक सत्ता चाह रहे थे, वो अंग्रेज़ों का विरोध करना चाह रहे थे, वो धर्म में सुधार करना चाह रहे थे, वो लोगों में जागरूकता पैदा करना चाह रहे थे। उन सभी आकांक्षाओं को उसने अपने कार्यों में, अपने ऐतिहासिक रोल में प्रतिबिंबित किया है। तो इसके साथ ही हम ये छोटा सा टॉपिक राजा राम मोहन राय पर समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।